नमस्कार दोस्तों। मेरा पहले की यात्रा शुरू हो रही है। बहुत समय से एक ख्वाहिश थी, ज़िंदगी भर यात्रा और काम का स्ट्रेस, इन सब का एक अंत चाहिए था। इसकी वजह से मैंने ये फैसला लेकर बाहर जाने के लिए ट्रैवल शुरू किया। मुझे ये भी पता नहीं है तब अगर नौकरी बातिल तो और इस देश में अब स्कूट लगा के तो वापस आऊँगा नहीं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। ऐसे देश में चल गई जिसके बारे में न्यूज़ में अक्सर डरने वाले बातें सुनाने के मिलते हैं। यूएई की सबसे अच्छी बात इसका शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ की रोड, बिल्डिंग, क्लीन सिटी, स्मार्ट प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो और ब्रिज सब दिखा देती है देश कितना विकसित है। दुबई से बंदर लेक की दूर करीब 190 किलोमीटर है। सफ़र में लगभग 5 घंटे लगते हैं, लेकिन पोर्ट इमिग्रेशन पर मेरा अनुभव बहुत खराब था। अधिकारियों से बात करने के पर भी कोई मदद नहीं मिली है। ऐसा लगा कि जैसे वे मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो मानो मैं किसी खतरनाक देश जैसे ईरान का रहा हूँ जहाँ हाईजैकिंग हो सकती है। उन्होंने तो एक तक कहा था अगली बार फ्लाइट में से जाने चाहिए। पर्शिया की गाड़ी के किनारे बसा है एक छोटा सा तटीय शहर जिसकी अपनी एक बड़ी कहानी है, बंदर लेक। कभी यह मोटी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। आज यह आधुनिक तेलुगु राजनीति का मुख्य साक्षी है। इस्लामिक युग पहले इस बंदर लेक का बंदर एक का नाम से जाना जाता था। इसके प्राकृतिक गाड़ी ने इसी प्राचीन समुद्र व्यापार मार्गों का एकमात्र व्यापार एक शांतिपूर्ण बना दिया था। 16वीं सदी में अरब वासियों की ग्रोथ हुई और उसके बाद प्रबलशाली काश्मी जनजाति यहाँ है। उनके आगमन से बंदर लेक ने ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह का रूप ले लिया। व्यापार फल फूला है। बंदरगाह का मोती सुगंधित गोद और मसालों के लिए प्रसिद्ध हो गई। ऐसा वस्तु में जो पर्शिया की गाड़ी के जरिए दुनिया भर में जाती थी। लेकिन 19वीं सदी में ईरान सरकार द्वारा लागू किए गए नए कस्टम नियमों के कारण व्यापारिक गतिविधियां अन्य बंदर लेक की ओर मुड़ गई। बंदर लेक का सुनहरा युग धीरे धीरे तरने लगा। अब आते हैं 2024 में ईरान ने लगभग 587 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया, जिसमें से 90% तेल चाइना में बेच गया। बाकी तेल सीरिया, ओमान और वेनेजुएला जैसे देशों को बेचा गया। यह एक छोटी सी फिशिंग राशि है। जब नाव किनारे पर आती है तो इस राशि को पास की दूसरी नाव से बंद कर नाव को किनारे तक लाया जाता है। यह जगह जिसकी चाँद पान से ढकी हुई है एक पुराने ज़मीर की खूबसूरती को संजो कर रखती है, जैसे को म्यूजियम। यहाँ आने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। अंदर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा है। उसके अंदर प्रवेश करने पर सुंदरता से हाथ से बनाए हुए सामान, सिर पर पहनने के लिए टोपियाँ, पानी निकलने के लिए बाल्टी और रस्सी, पुरानी घड़ी और सूखे घास। और सूखे घास के पल देख सकते हैं। यह सब मिलकर एक पुराना ज़माने की दुनिया जैसे इतिहास देते हैं। मेरा दोस्त अब्दुर्रहमान ने कहा कि पुराने ज़माने में नवविवाहित युवा दंपतियों के लिए
बेडरूम इस तरह सच जाता था। आज इस देखकर ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी बात लग सकती है, लेकिन ये वास्तव में एक पारंपरिक बेडरूम की सजावट थी। यह सब प्राचीन ईरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रतीक होती है। विभिन्न प्रकार की सैंडल और अलग अलग डिजाइन वाली टोपियों से लेकर एक पारंपरिक अरब जग ओकली मौसल कई अज्ञात वस्तुएं, लैम्प, बोतल और हर आकार के बर्तन तक। यही आप कई प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कंपास, मछली की हड्डियों के संग्रह, एक अर्बदफ झंडा ड्रम, ये पुराना टेलीफोन, मछली के हड्डियाँ, पत्थरों से सजना हुआ पारंपरिक लकड़ी के बॉक्स, पुराने ज़माने के मछलियों की द्वारा इस्तेमाल किया गया मछली पकड़ने के उपकरण और कई अन्य विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन। दीवार पर विभिन्न आकार के रडार लगे हुए देख सकते हैं, छोटे और बड़ा दोनों। वो का एक्सपर्ट है, उसे बात करने के बाद पता चल गया वो बाहर के कई इसमें व्यापार के लिए घूम चुका है। അത്യാവശ്യം മലയാളമൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇറാനിയാണ്. നന്നായിട്ട് മലയാളമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സുഖമാണോ? मंगलोर പോയി. मंगलोर मैसूर എപ്പോ പോയി? അപ്പോ ജാസ്തി ഉണ്ടോ? എന്തോ കോയിലിട്ട് വലിക്കുന്ന സാധനമാണ്. കുക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയോ? കുക്കറിയും നന്നായി വലിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കൽപ്പാവൊക്കെ വെച്ച്. उसके बाद हम समुद्र तट पर गए। वहाँ आप कई छोटे नावें देख सकते हैं। रात में मछलियों बंद कर पर मछली पकड़ने आती है, इसलिए ऐसे दृश्यों में होती है।